हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की आज तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जो सारे कमीशंस बने हैं, पॉलिसियाँ बने हैं, सबके बारे में डिटेल से देखेंगे। जैसा कि आप अपना सिलेबस देख सकते हैं, आपके सिलेबस में पहला वाला जो पॉइंट था उसको तो पहली ही क्लास में हमने कवर कर लिया था। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस एजुकेशनल कमेटी, एजुकेशन कमीशंस, एजुकेशनल पॉलिसीज़ ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इससे मुतालिक दूसरी क्लास में हिंदुस्तान के आज़ाद होने तक यानी 1947 तक जितनी पॉलिसियाँ बनाई गई थी अंग्रेज़ों के ज़रिए, जितने रिकमेंडेशन पेश किए गए थे, सबके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पिछले क्लास की दोनों वीडियो आप देख लीजिए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, आज हम देखेंगे 1947 के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, उन्होंने एजुकेशन के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स किए, कितने कमीशन बनाए, कितनी पॉलिसियाँ बनाए। क्लास थोड़ा सा लंबी होगी, आप बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे। टू द पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, पूरी कहानी नहीं मैंने जिक्र की है। आपको पता है टीएस डीएससी में चाहे आप लैंग्वेज पंडित के लिए अप्लाई किए हों या स्कूल असिस्टेंट के लिए या इसी की तरह सेकेंडरी ग्रेड टीचर के लिए, सबका सिलेबस कॉमन है, यानी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन सब में पूछा जाएगा। तो ठीक है, तो सभी लोग इसको देख सकते हैं। एक क्लास आपकी बाइलिंगुअल चलेगी, यानी उर्दू मीडियम के स्टूडेंट, इसी के साथ साथ जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के हैं वो लोग अच्छे से हर एक पॉइंट को समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी स्लाइड जो पेश की गई है इंग्लिश में, उसका एक्सप्लेनेशन उर्दू और हिंदी में है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। आपको पता है सिलेबस में पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 20 सवाल आपके आएंगे, एक एक नंबर कंपटीशन में माने रखता है। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जिसको आपने चाहे बीएड के स्टूडेंट हो या डीएलएड के आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन पढ़े हुए एक ज़माना हो जाता है, वो चीज़ें याद नहीं रहती। तो इंशाल्लाह इस क्लास को देखने के बाद सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमेटी आफ्टर इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए देखिए, निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल की लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप जुड़ जाएं, आपको फटाफट लिंक मिल जाया करेगी। और इसी के साथ लाइक करें। वीडियो ख़त्म होने से पहले आप फीडबैक यानी अपनी बाज़रसी करके ज़रूर जाइएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। ठीक है, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मोबाइल पे अगर देख रहे हो तो उसको लेटा करके यानी लैंडस्केप मोड में जब उसको देखेंगे तो आपको स्लाइड थोड़ा सा क्लियर दिखेगी, और कॉर्नर पे आपको सब्सक्रिप्शन बटन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल का हिस्सा बन जाएं, ताकि वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया 1947 में अंग्रेज़ों के चंगुल से। अब क्या है, अब आज़ादी के बाद ही अभी हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है 1950 में लागू हुआ, बन करके तैयार हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी बाकायदा 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आपकी 1948-49 में आई। ये डेट आप याद रखिए, एक छोटी सी नोटबुक रखिए, उसमें पॉइंट लिखते जाइए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49। अच्छा, इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, इसके कौन चेयरमैन थे, चेयरपर्सन कौन थे, यही सब चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। बहुत ज़्यादा पूरी कहानी डिटेल से पूरी हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है। ठीक है, ताकि आप अगर टीचर बन करके स्कूल में जाते हैं तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो सारी कमेटियां बनी, पॉलिसियां बनी, रिकमेंडेशन कमेटी जो कुछ उन्होंने पेश किया, उसके बारे में आपको थोड़ा मोड़ा नॉलेज होना चाहिए एज अ टीचर। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन
1948-49 वाज द फर्स्ट कमीशन ऑन एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी आज़ादी के बाद पूछा जा सकता है, आज़ादी के बाद पहला कमीशन कौन था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 48-49 में बना था। द कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप। अब इस नाम, यही सब नाम आप याद रखिएगा। चेयरमैनशिप कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्ण। कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्ण। कब इन्होंने अपॉइंट किया था? 6 दिसंबर 1948 को डॉक्टर राधा कृष्ण, ठीक है, डॉक्टर एस राधा कृष्ण ये क्या थे? इसके सदर बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और कब? दिसंबर 6, 1948। अ ग्रेट विजनरी ऑफ मॉडर्न एरिया। यानी अभी जो मॉडर्न इंडिया हो गया, मॉडर्न का मतलब अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया, तो क्योंकि सबसे पढ़े लिखे उस टाइम यही माने जाते थे, इसीलिए इनको जो है एस राधा कृष्णा को इसका चेयरपर्सन बनाया गया, यानी चेयरमैन बनाया गया कि इसके बारे में आप रिपोर्ट दीजिए। इट सबमिटेड रिपोर्ट। इन्होंने अगस्त 1949 में, 48 में बनाई गई, 49 में अपनी रिपोर्ट यानी एजुकेशन से मुतालिक अपनी रिपोर्ट इन्होंने सबमिट कर दी। चलिए, इसके साथ साथ आप देखेंगे एजुकेशन फील्ड में ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी नाम आता। वो भी बहुत एजुकेटेड पर्सन थे, लेकिन परेशानी ये हो जाती है क्योंकि वो माइनॉरिटी में आते थे और हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, आपको पता है, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान बन गया था। यानी 2 नेशन थ्योरी जब अप्लाई की गई मुस्लिम लीग ने, तो इस वजह से जब दोनों बट गए थे तो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले गए। तो इसलिए मौलाना आज़ाद बेचारे और यानी निहत्थे रह गए, उनका सपोर्ट करने वाले कम लोग बचे। इसलिए उनको जब इलेक्शन हुआ तो इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक है। पूछा जा सकता है कहीं कि हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए, एडिशनल चीज़ थी क्योंकि पूछा जा सकता था, इसलिए मैंने बता दिया। आगे चलिए, अब राधा कृष्णा बने थे इसके क्या, यानी चेयरमैन। अब आगे इन्होंने किसमें क्या क्या था? द कमीशन रिकमेंडेड। जाहिर सी बात है, कोई कमीशन बनती है तो वो अपनी सिफारिश देती है। क्या दिया था? द स्टैंडर्ड ऑफ एडमिशन ऑफ यूनिवर्सिटी कोर्सेज। यानी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाना चाहिए, नहीं कि सबको आप यूनिवर्सिटी में आप दाखिल कर लें। शुड करस्पॉन्डेंट यानी टू डेट ऑफ द प्रेजेंट इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशंस। यानी उन्होंने बताया था कि जो मौजूदा इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन है, यानी 12 साल की पढ़ाई करके उसके बाद ही यूनिवर्सिटी में दाखिल होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने इसकी सिफारिश की थी कि ये होना चाहिए कि पहले स्कूलिंग हो 12 तक की, यानी सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद यूनिवर्सिटी में दाखिल हो। एजुकेशन ऑफ बोथ सेट यानी कुड बी कंबाइंड टुगेदर। क्या था? वेदर एज ए स्कूल कुड ट्रेन स्टूडेंट्स। यानी स्कूल क्या है, बच्चों को ट्रेन कर सके, यानी पढ़ करके इस तरह से निकलें कि कोई हुनर लेकर के निकलें। फॉर द वर्क इन एग्रीकल्चर, यानी ऐसा सलेबस, ऐसा करिकुलम डिज़ाइन किया जाए कि बच्चे कुछ खेती, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान क्या है, कहते कृषि प्रधान देश है। मतलब यहाँ के अक्सर लोग 65% से ज़्यादा लोग क्या हैं, वो खेती पर निर्भर यानी खेती पर मुनहसिर हैं। और क्या? इंडस्ट्री। जाहिर सी बात है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो अलग अलग इंडस्ट्री खुलने लगे, कंपनियां खुलने लगे। इस तरह से एजुकेशन होना चाहिए ताकि एजुकेशन लेकर के कंपनी में उनको जॉब मिल सके। कॉमर्स यानी ट्रेड, जिसको आप कहते हैं तिजारत, यानी उनको कॉमर्स सिखाया जाना चाहिए ताकि वो पढ़ करके अपनी ज़िंदगी में कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर सकें, पेशा अख्तियार कर सकें। इन्होंने बहुत अच्छी सिफारिश दी थी कि 12 के बाद यूनिवर्सिटी में बच्चा जाए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और कॉमर्स वगैरह इससे मुतालिक उसको नॉलेज यानी उसको इल्म होना चाहिए। और क्या इन्होंने दिया था?
द एम ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यानी यूनिवर्सिटी का एम क्या था, टू अंडरटेक रिसर्च, यानी यूनिवर्सिटी अलग अलग फील्ड में रिसर्च करे, रिसर्च करवाए। आज भी देखिए आप रिसर्च फील्ड में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस दे रही है, यानी कि लोग पीएचडी करें। इसलिए आप देखेंगे जब पीएचडी करते हैं, पीएचडी में एनरोल होते ही गवर्नमेंट हल्की फुल्की जो है उनको यानी स्कॉलरशिप यानी फेलोशिप देती है। और अगर कोई नेट के साथ जेआरएफ क्वालिफाइड होता है तो उनको अच्छी खासी रकम दी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मकसद है कि लोग रिसर्च करें। ठीक है, इन मेनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, देखिए रिसर्च का मतलब होता है शहद की मक्खी, जैसे आप देखते हैं अलग अलग जगहों पर फूल को चूसती है, उसका रख निकाल करके फिर एक जगह जा करके शहद बनाती। तो रिसर्च का मतलब यही है कि आप किसी फील्ड में रिसर्च करेंगे, अलग अलग डेटा कलेक्ट करेंगे, क्वेश्चनायर बनाएंगे, उसके बाद आप अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन ले करके एक जगह इकट्ठा कर देंगे, वही आपकी रिसर्च मानी जाती है। ठीक है, द टू प्रोड्यूस एन आर्मी ट्रेंड रिसर्च वर्कर, इन्होंने एक चीज़ बताया था कि जाहिर सी बात है अब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद आपको पता था हिंदुस्तान के पड़ोस में जो है आपके बसा हुआ था चाइना। 1949 में ये भी आज़ाद हुआ था। ठीक है, लेकिन देखिए चाइना कहाँ पहुँच गया, हिंदुस्तान अभी कहाँ पे है। तो क्या है कि जाहिर सी बात है कि अब हिंदुस्तान से पाकिस्तान भी अलग हुआ था, तो हिंदुस्तान को अपनी सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, इसलिए कहा गया आर्मी ट्रेंड रिसर्च वर्कर्स होने चाहिए, ताकि अच्छे यानी आर्मी भी तैयार, सेना भी तैयार होनी चाहिए, ताकि अपने देश की, अपने मुल्क की हिफाजत कर सके। ठीक है, आगे चलिए। अब उस टाइम, अब 1950 में देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1950 में जाहिर सी बात है जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हालांकि कंटेम्प्रेरी इन इंडिया में इससे मुतालिक यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ, जो कि आपका सिलेबस का हिस्सा है, उसको इंशाल्लाह डिटेल से आगे पढ़ाया जाएगा। लेकिन एजुकेशन से मुतालिक आप एक चीज़ समझ लीजिए, बार बार पूछा जाता है कि एजुकेशन यानी हिंदुस्तान की मॉडर्न यानी जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान किस शेड्यूल में है, किसमें है, आप 8वीं शेड्यूल को याद रखिएगा, किस शेड्यूल में, 8वीं। अच्छा, 1950 में जब बना था तो शुरू में इसमें 14 ज़ुबानें थी। पूछा जा सकता है TSDSC में कि शुरू में कितनी ज़ुबानें थी 8वीं शेड्यूल में, 14। फिर उसमें अमेंडमेंट ला करके, तरमीम ला करके मौजूदा ज़माने में 22 हैं, 22 ज़ुबानें हैं। देखिए जिसकी आप लिस्ट एक तरफ से देख सकते हैं। इसमें एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि अगर पूछा जा सकता है कि यहाँ का यानी तेलंगाना की यानी रस्मी ज़ुबान यहाँ क्या है, यहाँ आपकी तेलुगु है। क्या है, तेलुगु है। तेलुगु पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है और दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी उर्दू है। पहली तेलुगु, दूसरी उर्दू। ठीक है, इससे मुताल्लिक एक सवाल और पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान की रस्मी ज़ुबान क्या है, आपकी हिंदी है। आर्टिकल 343A इसमें ये बात कही गई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसके बाद इसी के आगे एक जोड़ा गया एसोसिएट यानी को ऑफिशियल लैंग्वेज, उसको इंग्लिश बनाया गया। इससे मुताल्लिक एक सवाल और आता है, जहन में ज़रूर रखिएगा, पूछा जाएगा कि क्या अंग्रेज़ी 8वीं शेड्यूल में है। आप देख लीजिए 22 ज़ुबानें आपके स्क्रीन पे दिख रही है, 22 में से अंग्रेज़ी इसमें नहीं है। ठीक है, अंग्रेज़ी 22 भाषा में, इसलिए आपका जो पेपर बनेगा, अक्सर पेपर जो होते हैं नेशनल लेवल पे वो 22 ज़ुबानों में, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। आप जो ज़ुबान चुनेंगे उस ज़ुबान में भी आपको पेपर अवेलेबल होगा, लेकिन सोर्स ज़ुबान, जिस ज़ुबान में पेपर बनता है वो इंग्लिश होता है, सारी ज़ुबानों में ट्रांसलेट होता है। ठीक है, आगे चलिए, बस इसमें और नहीं देखना है। अब क्या हुआ, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। बनने के बाद फिर क्या हुआ, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन करके एक कमीशन बना। कब बना, 1952-53 में। क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 एंड द एजुकेशन कमीशन 1964-66, 64-66, ये दोनों के बारे में आप सुनिए। बोथ कमीशन एलेबोरेटेड ऑन द थीम्स ऑफ इमर्जिंग आउट
ऑफ महात्मा गांधीज एजुकेशनल फिलॉसफी। इन दोनों ने किस पर जोर दिया? जो महात्मा गांधी ने फिलॉसफी पे ऊपर, एजुकेशनल फिलॉसफी पे जो अपनी थाट दी थी कि इनको नेचर का ज्ञान होना चाहिए, उनको नई एजुकेशन तालीम इन्होंने दी थी ना आज़ादी से पहले, जिसको आप वर्धा एजुकेशन भी कहते थे, ठीक है, नई तालीम करके आया था, जिसके चेयरमैन डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उन्होंने फ़िलासफ़ी से मुताल्लिक़ ये कहा था, उनको नेचर से मुताल्लिक़ सिखाना चाहिए, यानी बच्चों को का अखलाक अच्छा होना चाहिए, ठीक है, यानी क्योंकि वो समाज में घुल मिल सकें, और हल्का फुल्का उनको क्राफ्ट सिखाना चाहिए। इसको जहन में रख करके 1952-53 वाली और 64-66 वाली दोनों इनकी फ़िलासफ़ी को जहन में रख के बनाया गया था। इन द चार्ट यानी सोशियो पॉलिटिकल, यानी सोशल भी बने, पॉलिटिकल भी बने, कॉन्टेक्स्ट विद द फोकस ऑन नेशनल डेवलपमेंट, जैसा कि नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क 2005 के यानी पैराग्राफ 3 में इस बात को कहा भी गया है, ठीक है। तो जो जो पॉइंट मुझे अहम लगा कि जिससे सवालात बन सकते हैं, उसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये आपका सिलेबस का हिस्सा है, इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, बाकायदा लिखा हुआ है कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया वाले में। चलिए अब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में और क्या है? अ सेपरेट एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड, यानी एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया, यानी उसको बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर, ठीक है, लक्ष्मण यानी स्वामी, याद रखिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी। पूछा जा सकता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन, सदर, उर्दू में सदर आ सकता है, इसके सदर कौन थे, चेयरमैन कौन थे? तो क्या थे? डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी, ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी, ये क्या थे इसके? ये इसके चेयरमैन थे। आगे क्या है? मुदालियर, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और इसी को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, पूरा नाम इनका लक्ष्मण स्वामी मुदालियर था। इन द 1952 टू एड्रेस द इश्यूज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। इससे पहले वाला क्या था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए बनाया गया था। ये क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, स्कूल एजुकेशन के बाद मुदालियर कमीशन बना था। क्या था? टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी इससे कहा गया था कि तो आप थोड़ा सा एग्जामिन कीजिए, यानी पूरा डिटेल से तहकीक कीजिए कि हिंदुस्तान में जो सेकेंडरी लेवल पर यानी क्लास 10th तक जो एजुकेशन दी जाती है उसका लेवल क्या है, क्या क्या सिलेबस है, उसका करिकुलम क्या है, ठीक है, इसके लिए बनाया जाता है मुदालियर कमीशन। आगे क्या है? द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट कब? जून 1953 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया। आगे क्या है? मेजर रिकमेंडेशन। अब इसके इन्होंने मेजर यानी अहम यानी इम्पोर्टेंट सिफारिशें क्या पेश की थी अपनी रिपोर्ट में? क्या था? इंस्टॉलेशन ऑफ हायर सेकेंडरी सिस्टम, ठीक है, डाइवर्सिफाइड कोर्स। इन्होंने कहा कि ये जो 10th तक है, अब उसके बाद 12th के लिए एक सिस्टम बनाया जाए, क्लास 12th यानी 11th-12th के लिए, ठीक है, डाइवर्सिफाइड कोर्स, उसका कोर्स अलग अलग रहे, यानी कोई बच्चा कॉमर्स भी ले सकता है, कोई ओकेशनल एजुकेशन ले सकता है, कोई एसएसटी ले सकता है यानी सोशल साइंस पढ़ सकता है, कोई साइंस ले सकता है, कोई मैथ ले सकता है, कोई बायो ले सकता है, यानी अलग अलग फील्ड में इस तरह का क्लास 12th बनाया जाए, इसने सिफारिश की थी। 3 लैंग्वेज फार्मूला, देखिए 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात आज़ादी के बाद ही से आ रही थी। आपको पता है हिंदुस्तान में बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, ठीक है, और हिंदुस्तान जब आज़ाद हो गया, फिर जब स्टेट बंटने लगा, स्टेट को अलग अलग बांटने की
डिमांड बढ़ने लगी तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश ही सबसे पहले आपका स्टेट था जिसको लैंग्वेज के बुनियाद पे बांटा गया। पहले इधर वाला क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश था पूरा मद्रास में था। अब मद्रास के लोग क्या है, तमिल बोलते थे, आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु बोलते थे। अब क्या हुआ कि इसमें रिवोल्यूशन उठता रहा, लोग अलग अलग जो है अपनी आवाज़ें बुलंद करते रहे, धरना देते रहे, ठीक है, प्रोटेस्ट करते रहे, जिस वजह से सबसे पहले 1951 में गालिबन आंध्र प्रदेश अलग स्टेट बना। किसके बुनियाद पे? ज़ुबान के। उसके बाद फिर यहाँ झगड़ा होती रही आंध्र प्रदेश में कि तेलंगाना वाले लोग अपना अलग स्टेट की मांग करते रहे, अनशन पर भी बैठे लोग, उसमें लोग मर भी गए। उसके बाद आखिर में क्या हुआ, 1914 में आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े हो गए, एक तेलंगाना बना जिसकी राजधानी आपकी हैदराबाद है, दूसरा आपका जो है आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस स्टेट का एग्ज़ाम है, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये डेट। ठीक है, चलिए 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात हुई थी। ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात यहाँ हुई। उसके बाद जब कोठारी कमीशन आया, कोठारी कमीशन ने भी इसकी रूपरेखा, इसकी सिफारिश डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने भी की थी। ठीक है, अभी 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में आगे मैं डिटेल से आपको बताता हूँ उसका मतलब क्या है। हालांकि वीडियो आपको बना रखा हूँ, बस इतना जानिए कि इन्होंने भी 3 लैंग्वेज फार्मूला, यानी क्लास 10th तक बच्चा कम से कम 3 ज़ुबान पढ़ेगा। कौन कौन पढ़ेगा अभी आगे बताते हैं। आगे क्या है, एम्फिसिस यानी जोर दिया जाएगा ऑन एजुकेशन एंड ओकेशनल गाइडेंस। आपको पता है कि बच्चा कुछ ट्रेनिंग, कुछ पढ़ करके कोई अच्छा खासा कोई हुनर सीख ले ताकि वो क्या है अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इम्प्रूवमेंट इन मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने के जो तरीक़े हैं उसको बदला जाना चाहिए। टेक्स्ट बुक ज़रूरत के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक भी बननी चाहिए। उसके बाद NCERT वगैरह बनी है जो टेक्स्ट बुक वगैरह डिज़ाइन करती हैं। ठीक है, एंड सिस्टम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यानी एग्ज़ामिनेशन का सिस्टम भी बदला जाना चाहिए। उसी टाइम इन्होंने इन सब चीज़ों की सिफारिश की है। इम्प्रूवमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, यानी स्कूल भी बनाया जाना चाहिए, उसी के साथ इक्विपमेंट, यानी उसमें स्कूल के जो टूल्स हैं, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कुर्सियाँ भी होनी चाहिए, मेज़ भी होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, क्लास में लाइट भी होना, पंखा भी होना चाहिए, ये सब चीज़ों की उन्होंने सिफारिश की थी। एग्रीकल्चरल एजुकेशन इन सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में एक सब्जेक्ट कृषि यानी एग्रीकल्चर, ताकि बच्चा अपनी खेती के बारे में जान सके और कम से कम हाई स्कूल इंटर पास करके अच्छी खासी यानी एजुकेटेड अंदाज में वो खेती कर सके। चलिए अब है 5 पॉइंट स्केल ऑफ मुदालियर कमीशन। यही मुदालियर कमीशन यानी डॉक्टर जो मुदालियर हैं, यानी सेकेंडरी एजुकेशन ही मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। यानी स्टूडेंट्स शुड बी इवेलुएटेड ऑन 5 पॉइंट, यानी जब उनका मूल्यांकन किया जाएगा, यानी उनका अंदाज़े क़द्र किया जाएगा, उनकी तशख़ीस की जाएगी, उनका यानी क़द्र पैमाई की जाएगी, तअय्युन क़द्र किया जाएगा, तो उसका एक पैमाना होगा। यानी उन्होंने उस टाइम कहा था ग्रेड की बात, ए ग्रेड दिया जाएगा डिस्टिंक्शन यानी 75% से जो एबव, बी में क्रेडिट दिया जाएगा, सी में पास, डी एंड ई में फेल और री एग्ज़ाम, यानी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो कंपार्टमेंट का सिस्टम, इसके बारे में भी इन्होंने सिफारिश की थी। अब एक कमीशन और बनाया था 1956-57 में, क्या था, संस्कृत कमीशन। आपको पता है हिंदुस्तान जब आज़ाद हो गया तो हिंदुस्तान में मुस्लिम जो है माइनॉरिटीज़ में हो गए। ठीक है, अब क्या है, कुछ लोग जो थे, ठीक है, यानी हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने कहा संस्कृत जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, उसको भी लोग पढ़ना, क्योंकि जो कोई ज़ुबान जब मर जाती है तो उसका कल्चर, उसका सिविलाइजेशन भी उसी के साथ साथ दफन हो जाता, आपको पता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द संस्कृत कमीशन
ये कब बना था, बस याद रखिए डेट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि संस्कृत कमीशन कब बना था, अक्टूबर 1, 1956 में। उसके बाद क्या है, द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट आज नवंबर 1957 में, यानी 1956 में क्या था, बनी थी, इन्होंने रिपोर्ट एक साल बाद 1957 में पेश कर दी। डॉक्टर सुनीति कुमार, ठीक है, चटर्जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी क्या थे, इसके चेयरमैन बनाए गए थे। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर थे, ठीक है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, ठीक है। बस आगे है, देखिए अब क्या है, ये हुआ कि भाई संस्कृत ज़ुबान भी लोग सीखें पढ़ें, उसको भूल ना जाएं। आगे है नेशनल कमेटी ऑन वीमेन एजुकेशन, यानी औरतों की तालीम, क्योंकि पता है कि वीमेन एजुकेशन अंग्रेज़ों के ज़माने में भी औरतों को, यानी जो फीमेल हैं उनको पढ़ने का बहुत कम मौका दिया जाता था। मुस्लिम कम्युनिटी का भी यही था कि बस इतना सीख लें कि कुरान हदीस पढ़ सकें, अपना मसला मसाइल जान सकें। इस तरह का कंसेप्ट बहुत दिनों तक चलता रहा, ठीक है। तो इसलिए, और आप देखेंगे नॉन मुस्लिम में भी क्या था, बाल प्रथा, यानी बाल विवाह, यानी बच्चियों का कम उम्र में 15 साल पहुँचते पहुँचते सबकी शादी हो जाती थी। अब शादी हो जाएगी तो किस तरह से, इसी के साथ सती प्रथा रहता था, यानी शौहर के इतने ज़्यादा कि शौहर की अगर किसी वजह से डेथ हो गई तो या तो ज़िंदगी भर वो बेवा रहे या तो उन्हीं के साथ वो भी जल जाए, ये सब चीज़ें थी। इसी के साथ पर्दा प्रथा, यानी लड़कियों को घर से निकलने ही नहीं दिया जाता था। उसकी बहुत सारी वजहें थी कि स्कूलों में अलग टॉयलेट नहीं था, ठीक है, लैट्रीन जो अलग शौचालय हैं उसकी कमी थी, पीने लायक पानी नहीं था, गरीबी बहुत थी, ये बहुत सारी उसकी वजहें हैं। इसलिए कहा गया कि वीमेन एजुकेशन पे भी एक कमेटी बनी। बस हमें देखना है कि ये कमेटी बनी थी 1957 में। इसके अध्यक्ष यानी इसके चेयरपर्सन, देखिए एक होता है चेयरमैन, अगर कोई जेंट्स है तो उसको चेयरमैन कहेंगे, अगर कोई लेडीज़ है तो उसको चेयरपर्सन, दोनों में डिफरेंस है, आप याद रखिएगा। इसके चेयरपर्सन कौन बनाए, दुर्गाबाई देशमुख, यानी दुर्गाबाई देशमुख इसकी क्या है, चेयरपर्सन यानी सदर बनाई गई, ठीक है। इट्स एम वाज टू सजेस्ट अ स्पेशल मेजर्स टू मेक द लीवे इन एजुकेशन इन वीमेंस एजुकेशन। इनसे कहा गया कुछ ऐसे सिफारिश दीजिए जिसके लिए यानी लेडीज़ की, यानी महिलाओं की जो एजुकेशन यानी तालीम है वो क्या है, लीवे हो जाए, यानी एकदम उड़ने लगे, फटाफट उड़ने, उसका डेवलपमेंट नशोनुमा हो जाए, ठीक है, यानी ख्याल व अमल की आज़ादी के साथ उसको एक दर्जा मिल जाए, ठीक है, एट प्राइमरी लेवल एंड सेकेंडरी लेवल पे इन्होंने इस चीज़ की सिफारिश की थी। बस इसमें और ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा। आगे देखिए द एजुकेशन कमीशन। अब ये जो है एजुकेशन कमीशन सबसे ज़्यादा जो आपके चर्चा में रहा, सबसे ज़्यादा जो बहस का मुद्दा रहा, द एजुकेशन कमीशन 1964-66, यानी 64 में इसको बनाया गया था, 66 में इन्होंने अपनी सिफारिश पेश कर दी थी। ये क्या था, ड्राइंग ऑन नेहरूज़ मिशन। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम सभी लोग जानते हैं, पहले वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर बने थे आज़ादी के बाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 मरतबा लगातार तो रहे, यानी आपको पता है कि 1950 के बाद जब इलेक्शन हुआ तो पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू बने, दूसरा आम चुनाव हुआ यानी लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ उसमें फिर जीते। फिर 1964 में इन्होंने एजुकेशन पे कुछ कमेटी वगैरह बनाई थी। कमेटी वगैरह बनाने के बाद कुछ ही दिन बाद ये दुनिया से चले गए। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने, ठीक है, जैसा कि आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़े भी होंगे। तो क्या था, अब इनका जो मिशन था, इनके मिशन को लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इसको जहन में रखा कि इनका जो मिशन था, नेहरू मिशन,
को ड्राइविंग यानी इसको थोड़ा गति यानी इनको रफ्तार देने के लिए, एंड आर्टिकुलेटिंग मोस्ट ऑफ हिज की थीम्स, यानी उनकी जो की थीम थी, उसकी जो सेंट्रल आइडिया थी, उसको यानी अमली जामा पहनाने के लिए डॉक्टर दौलत सिंह कमीशन बना था 1964-66 यानी 64 में। याद रखिएगा, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को कोठारी कमीशन का यानी एजुकेशन कमीशन 1964 का क्या बनाया था, चेयरमैन यानी सदर बनाया गया था। सेट अप टू अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर D.S. कोठारी टू फार्मुलेट आ कोहेरेंट एजुकेशन पॉलिसी फॉर इंडिया, यानी हिंदुस्तान के लिए एक मरबूत, कोहेरेंट मतलब मरबूत, एजुकेशन यानी तालीमी पॉलिसी, यानी मरबूत तालीमी पॉलिसी का एक फ्रेम बनाने के लिए किनको बनाया गया था, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को इसका चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, आगे चलिए। अब डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने कुछ चीज़ें जो रिकमेंड की उसको देखिएगा। टू द यूनिक फीचर्स ऑफ रिपोर्टर, इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की थी उसकी दो यूनिक यानी दो मिसाली क्या है, फीचर यानी खुसूसियात हैं। क्या है, इट्स कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एजुकेशनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, यानी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, यानी इन्होंने जो तनाजुर कायम किया वो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जामे। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच यानी एजुकेशन का जो सिस्टम बनाया जाए वो हिंदुस्तान के हर एक कौम के लिए, ठीक है, बिना किसी जेंडर यानी जिन्स के भेदभाव के, बिना किसी गरीब व अमीर के भेदभाव के, सबको एजुकेशन का मौका दिया जाए। कॉम्प्रिहेंसिव जामे यानी हर एंगल से सबको शामिल करते हुए एजुकेशन का एक ढांचा खड़ा किया जाए। इसकी एक खूबी ये थी। दूसरी खूबी क्या थी, इट्स अटेम्प्ट यानी इनकी कोशिश किया थी टू प्रोजेक्ट आ ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है, आप ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है जैसे कहीं क्वेश्चन बनता है ना, जैसे आप क्वेश्चन, आप टीचर बनने जा रहे हैं, माशाल्लाह हो सकता आप का निकलेगा, आप जो है अच्छे टीचर बनेंगे, हो सकता है कोई लोग पहले ही से टीचर हों। तो जब आप पेपर बनाते हैं तो पेपर बनाने से पहले आप ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट यानी एक पीछे का खाका, यानी डिफ़िकल्टी लेवल कितना होगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कितने बनेंगे, सब्जेक्टिव के क्वेश्चन कितने बनेंगे, ये सब एक ब्लूप्रिंट यानी किस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा, इसी का नाम होता है ब्लूप्रिंट। यानी प्रोजेक्ट ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ आ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया, उसका एक ब्लूप्रिंट यानी पहले का खाका कि एजुकेशन का सिस्टम किस तरह बनेगा, उसका पहले से खाका बना के लाओ, वही ब्लूप्रिंट कहलाता है। चलिए, इन्होंने कुछ सिफारिश की थी, वो सब देख लेते हैं। द कमीशन आइडेंटिफाइड द 3 इम्पोर्टेंट यानी फेसेट्स, यानी फेसेट्स मतलब होता है पहल। 3 इम्पोर्टेंट पहल इन्होंने की थी। क्या थी, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इंटरनल यानी अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, सो एज टू रिलेट इट टू द लाइफ, यानी एजुकेशन को किससे रिलेट करना चाहिए, लाइफ यानी ज़िंदगी से, लाइफ नीड्स यानी जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, एंड एस्पायरेशन ऑफ द नेशन यानी जो नेशन यानी जिस चीज़ की उम्मीद करता है हमारा मुल्क, उसके अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, लाइफ नीड्स एंड एस्पायरेशन ऑफ नेशन। आगे है क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, यानी जो तालीम देनी चाहिए उसमें एक क्वालिटी यानी मेयार यानी स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस तरह की इम्प्रूवमेंट यानी नशोनुमा होनी चाहिए। सो डैट द स्टैंडर्ड्स अचीव्ड एंड एडिक्वेट एंड बिकम इंटरनेशनली यानी कंपेरेबल, यानी ऐसा एजुकेशन बने जो
पूरी तरह से जामे और माने हो, यानी इंटरनेशनल लेवल पर यानी बैनुल अक़वामी लेवल पर भी उसका कंपेयर किया जा सकते। जिस तरह से हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम है दूसरे जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनसे हम तकाबुल कर सकें यानी मुकाबला कर सकें। आगे है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़, यानी एजुकेशनल यानी तालीम से मुतालिक जो सहूलियात है उसको बढ़ाया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मैन पावर नीड्स, यानी हर इंसान की क्या ज़रूरत है, विद द एम्फेसिस ऑन यानी इक्वलेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, यानी सबको, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई यानी मेल हो, चाहे कोई फीमेल हो, चाहे कोई माइनॉरिटी का हो, चाहे कोई जो है बहुसंख्यक का हो, सबको एजुकेशन का मौका मिलना चाहिए। इस तरह की बात इन्होंने की थी। और बेसिक फैसिलिटीज़ स्कूल में यानी पीने के लिए पानी होना चाहिए, अपनी बशरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए स्कूल में यानी मेल फीमेल के लिए, ही एंड शी के लिए अलग अलग टॉयलेट भी होना चाहिए। इन सब चीज़ों की उन्होंने सिफारिश की थी। और किया था इन्होंने, द नेम ऑफ रिपोर्ट वाज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इसको याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए कहीं। यानी इसका नाम क्या रखा गया था कोठारी कमीशन का, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, यानी तालीम और कौमी नशोनुमा। उर्दू में लिख के आ सकता है तालीम व कौमी नशोनुमा। द कमीशन बिगेंस इट्स टास्क। इन्होंने अपना काम कब शुरू किया, जिस दिन हमारे महात्मा गांधी जी पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1964 में। ठीक है, आपको पता है गांधी जी को गोली मार दी गई थी। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1964 में गांधी जयंती, इस दिन इनकी पैदाइश हुई थी। उसी दिन से कमेटी अपना काम करना डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के यानी चेयरमैन बने थे, उनके चेयरमैनशिप में एक काम शुरू किया गया था। एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट एज ऑन यानी 29 जून 1966। इसलिए इस रिपोर्ट को 1964 और 66 के नाम से जाना जाता है। टू द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, उस टाइम के यूनियन एजुकेशन जो मिनिस्टर थे उनके सामने पेश किया गया था। कुछ रिकमेंडेशन जो थी उसको हम देख लेते हैं। कॉमन स्कूल सिस्टम, यानी स्कूल सिस्टम कॉमन होना चाहिए, चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो या ICSE, जितने बोर्ड हैं सबका एक सिलेबस एक तरह का होना चाहिए। यानी क्लास 10th का बच्चा किसी भी स्टेट से हो या केंद्र से पढ़ा हो, सबको एक तरह का नॉलेज होना चाहिए। कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, यानी 10th क्लास 10 साल में सबका पूरा हो, फिर 12th क्लास 2 साल का, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, इस तरह की बात की गई थी। 10 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड जनरल एजुकेशन, 10 साल यानी क्लास 10th तक की बात तभी की गई थी। 10 साल की स्कूलिंग होनी चाहिए हर पूरे हिंदुस्तान में। क्या था, 2 ईयर्स ड्यूरेशन ऑफ हायर एजुकेशन यानी क्लास 12th के लिए 2 साल का होना चाहिए। और बुक बैंक्स इन स्कूल, यानी स्कूल में लाइब्रेरियन, बहुत सारी किताबें होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं, बल्कि स्कूल ही बच्चों को किताब, उनका जो टेक्स्ट बुक है उसको दे। आगे है रेजिडेंशियल फैसिलिटी। अब दूर दराज इलाके पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसके लिए रहायशी यानी हॉस्टल भी होना चाहिए। इसकी सिफारिश दौलत सिंह ने की थी। आगे है प्रोविज़न ऑफ डे स्टडी सेंटर, यानी दिन में कोई पब्लिक लाइब्रेरी बनाई जानी चाहिए, बच्चा दिन में जा कर के वहाँ स्टडी कर सके। लर्निंग वाइल अर्निंग, मतलब यह है कि ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि बच्चा मिडिल क्लास तक यानी क्लास 8th पास करते यानी हाई स्कूल पास करते करते कोई हुनर लेकर जाए, ताकि आगे तालीम भी हासिल करे और थोड़ा मोड़ा कमाल भी ले, ताकि वो सेल्फ डिपेंड बन सके। ठीक है, 2 सेट्स ऑफ करिकुलम का यानी जो करिकुलम दर्सियात बनाया जाएगा 2 तरह के, एक साइंस साइड एक आर्ट साइड, यानी एक क्राफ्ट वाले होंगे यानी इस तरह से लैंग्वेज और सोशल साइंस, एक जो साइंस के होंगे।
गाइडेंस एंड काउंसलिंग, स्कूल में गाइडेंस यानी बच्चों को बताया जाए कि कौन सी फील्ड आप लीजिए, इससे क्या कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग। कोई बच्चा स्कूल छोड़ दे उसकी काउंसलिंग की जाए, आपने क्यों स्कूल छोड़ा, कैसे छोड़ा, इसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, ये सब बताने के लिए एक छोटी मोटी कमेटी बननी चाहिए। अब ये तो हो गया। अब उसके बाद नेशनल नॉलेज कमीशन 2009, चलिए ये थोड़ा सा ये पहले आ गया, इसको बाद में लाना चाहिए। चलिए ठीक है, देख लीजिए। नेशनल एजुकेशन कमीशन 2009, ये जब यूपीए की यानी कांग्रेस की जब दूसरा टर्म आया था 2009 से 2014 तक, ठीक है, फिर 14 से फिर आप देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार है। तो 2009 में नेशनल नॉलेज कमीशन बनाया गया था। क्या था? टू एनकाउंटर द एजुकेशनल चैलेंजेस, यानी 21वीं सदी के जो चैलेंजेस हैं, जो उसकी चुनौतियां हैं, उसका सामना करने के लिए नेशनल नॉलेज कमीशन 2009, याद रखिएगा, बनाया गया था। द नेशनल नॉलेज कमीशन वाज अपॉइंटेड, बनाया गया था। ठीक है, आगे है। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जून 2005। इसको बनाया कब गया था? यानी 2004 में इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, उसके बाद 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005 में बाय द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इसके चेयरमैन कौन थे? मिस्टर सैम पिट्रोडा, याद रखिएगा, मिस्टर सैम पिट्रोडा क्या थे इसके चेयरपर्सन, यानी नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन कौन थे? मिस्टर सैम पिट्रोडा थे। ठीक है, 21वीं सदी के चैलेंजेस को फेस करने के लिए बनाया गया था। और इसमें क्या था? टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट के बारे में मैंने अभी बता दिया है। ब्लूप्रिंट फॉर रिफॉर्म ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज को रिफॉर्म करने के लिए एक ब्लूप्रिंट बने। रिलेटेड इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो इदारे हैं उससे मुतालिक और जो बुनियादी ढांचे हैं उससे मुतालिक, विच वुड एनेबल इंडिया टू मीट चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर, ताकि इंडिया जो आगे आने वाली जो चुनौती हैं, चैलेंजेस हैं, उसको फेस कर सके। तो इसमें यही देखना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब पहली बार यानी पीएम बने थे 2005 में, इसको इनके इसमें बनाया गया था, 2009 में इसको पेश किया गया था। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या है? आगे है चेंजेस इन द स्कूल सिस्टम विच वुड एनकरेज डिसेंट्रलाइजेशन। उसमें क्या कहा गया था? स्कूल सिस्टम में कुछ चेंजेस होना चाहिए, विच वुड एनकरेज, जो बढ़ाएगा किसको? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या था? कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि एजुकेशन सिस्टम में सारी चीज़ों को सिर्फ मरकज़ी हुकूमत ही उसको ना कंट्रोल करे। डिसेंट्रलाइज का मतलब यानी सेंट्रलाइजेशन को कम किया जाएगा, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, म्युनिसिपल लेवल पर लोग अपने एजुकेशन में वहाँ रिहायशी इलाके के मुताबिक अपने सलेबस में हल्का फुल्का चेंजेस कर सकते हैं। वही यानी लोकल अथॉरिटी, यानी लोकल अथॉरिटी जो म्युनिसिपल हैं, जो ज़िला लेवल पे हैं, स्टेट लेवल पे हैं, इन द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इन द डिस्पर्सल ऑफ फंड, यानी फ़ंड के उसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी जिसको ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन फील्ड में, जिस इलाके को, जिस डिस्ट्रिक्ट को, जिस म्यूनिसिपल एरिया को, ठीक है, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ज़्यादा फंड देना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT, यानी स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए, बच्चों को प्रोजेक्टर के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। टू बी मेड मोर एक्सेसिबल टू द टीचर, यानी टीचर इसको सीखे और स्टूडेंट भी क्लास में इसको सीख सके। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी स्कूल टीचर एडमिनिस्ट्रेशन तक ICT की पहुंच होनी चाहिए। अब देखिए
नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 बनी थी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 क्या थी? अराइजिंग आउट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ, यानी कोठारी कमीशन ने जो रिकमेंडेशन 1966 में पेश करके चले गए उसको बढ़ाने के लिए एक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 बनाई गई थी। द नेशनल पॉलिसी ऑफ 1968 मार्क्ड आ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, अब इसमें और क्या था? द नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन 1968 वेरी ब्रीफली इंडिकेटेड द एनी strenuous effort should be made for the early fulfillment of the directive principles of, यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल बने थे आर्टिकल 45 ऑफ द यानी कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या कहा गया था? इसमें आर्टिकल 45 में क्या कहा गया था? प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर, यानी 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। उसको फुलफिल करने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 को बनाया गया था। ठीक है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है? बच्चों को 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। ठीक है, तो फिर बाद में आपको पता है 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, उसके बारे में डिटेल से आप पढ़ेंगे। इट सजेस्टेड दैट सुटेबल प्रोग्राम शुड बी डेवलप्ड टू रिड्यूस द प्रिवेलिंग वेस्टेज, यानी एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जो बहुत से वेस्टेज चीज़ें पढ़ाई जाती हैं एंड स्टेगनेशन स्कूल में जो ठहराव हो जाता है। ठीक है, तो स्टेगनेशन इन स्कूल एंड इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हु इज़ एनरोल्ड इन द स्कूल सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, यानी इस चीज़ को यानी मुतय्यन किया जाएगा कि जो बच्चा स्कूल में एडमिशन ले वो रुका भी रहे, यानी अपनी तालीम पढ़ करके यानी बीच में ड्रॉप आउट ना हो जाए। इन सब चीज़ों के बारे में इसने जोर दिया था। अब आखिर में आपको पता है कि इंदिरा गांधी 1984 में इंदिरा गांधी को गोली मार करके उनको शहीद कर दिया गया था, कह सकते हैं, यानी उनकी मौत हो गई थी, उनको मार दिया गया था, आपको पता है। अब उसके बाद क्या है, एजुकेशन के पॉलिटी के फील्ड में कौन आए? यानी आपके राजीव गांधी, यानी जो राहुल गांधी के फादर, यानी राजीव गांधी की एंट्री किस में हुई? पॉलिटिक्स में, और क्या बने? प्राइम मिनिस्टर बनाया गया इनको भी बाद में गोली मारी गई, आपको पता है, यानी बम्स के ज़रिए इनको उड़ा दिया गया था एक रैली के दौरान तमिलनाडु में, जिसमें लिट्टे का आरोप था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिव्यूड द प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम, यही अभी तक, यानी 1986 में जो ये बनाई गई थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 जो बनी थी, इसमें रिफॉर्म्स 1992 वाला भी बाद में आया था, दोनों साथ ही में हैं। यही अभी तक चलती आई 2020 तक, यानी 2020 तक। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब जो 2020 में आई, अब 2024 में जाकर के इम्प्लीमेंट हो रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी आपको डिटेल से मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लेकिन उसके बारे में भी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, यानी कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी तकरीबन 30 साल से ज़्यादा तक ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट रही है, जिसको बनाया किनके दौर में गया था? राजीव गांधी के टाइम में। चलिए, क्या था? 1985 एंड पॉलिसी वाज आर्टिकुलेटेड द डॉक्यूमेंट, यानी चैलेंज ऑफ एजुकेशन
आ पॉलिसी पर्सपेक्टिव, इस तरह का डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाया था। चैलेंज ऑफ एजुकेशन यानी तालीम में क्या चैलेंज आ रहे हैं, आ पॉलिसी पर्सपेक्टिव यानी तनाजुर, पर्सपेक्टिव यानी जो तनाजुर की यानी जो नज़रिए की, पॉलिसी जो पॉलिसी है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज इंटेंडेड टू प्रिपेयर इंडिया फॉर 21st सेंचुरी यानी 21वीं सेंचुरी यानी सदी के लिए हिंदुस्तान को तैयार करने के लिए इसको यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनाई गई थी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन प्रपोज अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इसने बनाया था ऑन द एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर ऑफ 10+2+3 यानी इसने क्या कहा था 1946 वाले में कि एजुकेशन का एक सिस्टम, बेसिक एजुकेशन क्लास 10th यानी 10 साल तक बच्चा क्लास यानी 10 साल में 1 से 10 साल यानी 1 से 10th तक यानी 10 साल की कंटिन्यू एजुकेशन होगी, क्लास 10th पास हो जाएगा, फिर 12th के लिए 2 साल यानी सीनियर सेकेंडरी के लिए, फिर 3 साल का उसका ग्रेजुएशन यानी जिसको आप BA BSc कुछ भी कहिए। इट सजेस्टेड एन एलिमेंट्री सिस्टम कंप्राइजिंग 5 ईयर ऑफ प्राइमरी, इसने बताया था कि 1 से 5 तक जो सिस्टम होगा उसको प्राइमरी, जो अभी तक माना जाता है ना कि प्राइमरी एजुकेशन दर्जा 5 तक अभी माना जाता, तो बताया मैंने 1986 से बनी और तब से अभी तक यानी 30 साल से ज़्यादा हो चुका, तब तक यही चलती रही। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन 5 साल का और 3 साल का क्या था अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 तक का, उसके बाद 2 साल का क्या था हाई स्कूल, जो कुछ इन्होंने बताया था सारा माना गया। 2 साल तक का हाई स्कूल यानी 8th के बाद 9 10th हाई स्कूल माना जाएगा। आगे क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इट सजेस्टेड दैट +2 स्टेज बी एक्सेप्टेड। +2 का मतलब 10 पास हो गया, उसके बाद +2 वाले में यानी क्लास 12th में जाएगा स्कूल एजुकेशन थ्रू आउट तक, यानी पूरे कंट्री में यही सिस्टम चलता रहेगा। द नेशनल सिस्टम यानी इम्प्लाइड दैट अपॉन आ गिवन लेवल ऑल स्टूडेंट इर्रिस्पेक्टिव, यानी यह चीज़ देखिए लाइट चली गई है लेकिन आपको फिर भी स्लाइड दिख रही होगी और मेरी तस्वीर भी दिख रही होगी, आप बने रहिए इंशाल्लाह पूरा समझ में आएगा। ठीक है, इसके देखने के बाद आप कहीं भी कोई भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वो क्लियर ना रहे। ठीक है, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कहा गया कि कास्ट की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, जगह की बुनियाद पर, जिन्स की बुनियाद पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एजुकेशन का एक्सेस होगा। ठीक है, सबको बराबर की यानी क्वालिटी वाला एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। आगे क्या इन्होंने कहा था, सेटिंग ऑफ इन्होंने अब पूछा जा सकता है नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की वैकेंसी आती है, पूछा जा सकता है कि नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट कहाँ से किस तो आप यही बताइएगा। यानी नेशनल एजुकेशन यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में नवोदय विद्यालय कहा गया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय खोला जाएगा। उसमें जो हाशिए वाले तबके के लोग हैं, बच्चों का कंपटीशन करके क्लास 5th के बाद से उसमें उनका आप देखेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय खोला गया है। बोर्डिंग स्कूल बना है, बाकायदा बोर्डिंग यानी वहाँ बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, गरीब बच्चे, पूरा बर्डन उसका गवर्नमेंट करती है। तो नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट किस में आया था, इन्होंने दिया था। एंड अदर लैंडमार्क टू द हिस्टोरिकल एजुकेशन इन जनरल एंड एलिमेंट्री एजुकेशन इन पार्टिकुलर। ठीक है, इन सेक्शन 5 इसमें जो है सेक्शन 5 में इशूज़ द रिलेटेड टू द एलिमेंट्री एजुकेशन वर यानी स्पेशली एड्रेस, यानी सेक्शन 5 में एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में डिटेल से बताया गया है। अब इसके कुछ रिकमेंडेशंस हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात कोठारी कमीशन ने की थी, लेकिन इसको पूरे हिंदुस्तान में पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने की बात इन्होंने सिफारिश की थी कि इस एजुकेशन पॉलिसी ने जो 1986 में आई थी। यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला, इम्प्रूवमेंट इन द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसीज ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ
एजुकेशन, यानी कहा गया था 3 लैंग्वेज फार्मूला पूरे हिंदुस्तान में क्लास 10th तक लागू होना चाहिए। आगे क्या था, प्रोविज़न ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर स्टडी ऑफ इंग्लिश, यानी बच्चा इंग्लिश भी सीखे एंड फॉरेन लैंग्वेज भी सीखे एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एज आ लिंक लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एज आ लिंक लैंग्वेज के तौर पर होगी। अब देखिए 3 लैंग्वेज फार्मूला कोठारी कमीशन ने सिफारिश की थी दौलत सिंह कोठारी में। इसको इम्प्लीमेंट कब से किया गया, 1986 के बाद से पूरे हिंदुस्तान में। देखिए इसमें क्या था, 3 लैंग्वेज फार्मूला थोड़ा सा समझ लीजिए। पहली एक था हिंदी स्पीकिंग स्टेट, हिंदी नॉन हिंदी, हिंदी स्पीकिंग नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, दो कैटेगरी में हिंदुस्तान को बांटा गया था। नॉन हिंदी वाले में आपके साउथ वाले आते हैं, जैसे आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब हैं, ठीक है। तो क्या था कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट में पहली ज़ुबान मादरी ज़ुबान होगी, मादरी ज़ुबान या इलाकाई, याद रखिएगा यहाँ भी यही था। पहली ज़ुबान क्या होगी, मादरी या इलाकाई, ठीक है। दूसरी ज़ुबान क्या होगी, हिंदी स्पीकिंग स्टेट में दूसरी ज़ुबान या तो अंग्रेज़ी होगी या तो जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान। जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान जो 22 ज़ुबानें आपके यानी शेड्यूल 8 में हैं, उसमें से कोई एक होगी। दूसरी ज़ुबान हो गई, इसमें क्या थी, नॉन हिंदी स्पीकिंग, या तो अंग्रेज़ी होगी या तो हिंदी होगी, ठीक है, या तो अंग्रेज़ी होगी या तो हिंदी होगी। तीसरी ज़ुबान, अब इसने अगर यहाँ कोई जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान पढ़ ली है तो यहाँ तीसरी ज़ुबान अंग्रेज़ी हो जाएगी। और यहाँ इन्होंने नॉन हिंदी स्पीकिंग वाले अगर हिंदी ले लिया तो तीसरी ज़ुबान अंग्रेज़ी, अगर अंग्रेज़ी ले लिया तीसरी ज़ुबान हिंदी, ठीक है। अंग्रेज़ी या हिंदी, ठीक है। इस तरह से 3 लैंग्वेज फार्मूला साउथ में जा कर के फेल हो गया, क्योंकि ख़ास तौर पे तमिलनाडु वगैरह में लोग हिंदी नहीं पढ़ते, ठीक है। आगे चलिए, और क्या था, द प्रोग्राम ऑफ एक्शन। प्रोग्राम ऑफ एक्शन कब आया, 1992 में। इन द पॉलिसी प्रपोज्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसने ऑपरेशन ब्लैक पूछा जा सकता है। 3 लैंग्वेज फार्मूला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात किसने की थी, इसी ने की थी, ठीक है, 1986 वाले ने। टू इम्प्रूव, इसका मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब क्या होता है, टू इम्प्रूव ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स अवेलेबल इन प्राइमरी स्कूल, यानी प्राइमरी स्कूल में फिजिकल यानी जिस्मानी रिसोर्स भी पाया जाए, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की तरह एक स्कूल बने, स्कूल में ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, कुर्सियाँ होनी चाहिए, चेयर होने चाहिए, टॉयलेट होने चाहिए, पीने के लायक पानी होने चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, इन सब चीज़ों की बात की गई थी। The key legacies of 1986 policies were the promotion of प्राइवेटाइजेशन। इसने एक बात क्या की थी, प्राइवेटाइजेशन को भी प्रमोट किया था, ठीक है, यानी 1992 में। आपको पता है कि जब पहली जंग अजीम ख़त्म हो गई 1945 में यूनाइटेड नेशन बना, आपको पता है, ताकि आगे की जंग ना हो। लेकिन एक अमेरिका और एक यूएसएसआर जो टूट करके आज रशिया यानी रूस बन गया, दोनों के बीच कोल्ड वार चलती रही एक ज़माने तक, ठीक है। फिर 1990 तक आते आते ये टूटने के कगार पे आ गया। 1991 में एकदम ख़त्म हो गया, कौन, यूएसएसआर, रशिया बन गया, इसके सारे टुकड़े हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि इन्होंने क्या थी, सोशलिज्म वाली थ्योरी अपनाई थी, यानी सारे रिसोर्स पर स्टेट का कंट्रोल कर रखा था। तो क्या था, अब 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आपके बाद में जाकर के वज़ीर आज़म भी बने, उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने मशवरा दिया कि 3 चीज़ ले आओ, ठीक है। एक जी यानी ग्लोबलाइजेशन, एक क्या था, पी यानी प्राइवेटाइजेशन,
एक एल यानी लिबरलाइजेशन, हिंदुस्तान ने इसको अपनाया। तो प्राइवेटाइजेशन को एजुकेशन में भी लाया गया कि लोगों को कह दिया गया लोग प्राइवेट स्कूल भी खोल सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन की जानिब 1992 में भी, आपको पता है 1991 में हिंदुस्तान ने भी इन तीनों चीज़ों को अपना लिया, यानी प्राइवेट करने लगा। लिबरलाइजेशन यानी लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कुंडी ना खटखटाओ सीधे अंदर आओ। यानी अब एक बाहर की कंपनियां पहले यहाँ जब हिंदुस्तान में कोई कुछ खोलने के लिए बहुत सारे परमिशन, लाइसेंस लो, एग्रीमेंट कराओ। अब क्या है, फटाफट आपको वीज़ा मिलेगा, लाइसेंस लीजिए, आप अपनी इंडस्ट्री लगाइए, उसमें से क्या है हिंदुस्तान के लोगों को रोज़गार मिल जाता है। यानी लिबरलाइजेशन, कुंडी ना खटखटाओ सीधे अंदर आओ, अपनी उद्योग यानी इंडस्ट्री खोलो, कंपनी खोलो और अपना सामान बनाना शुरू करो। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको पता है कि एक जगह की करेंसी दूसरी जगह जाने लगती है, वहाँ की कंपनी यहाँ खुलने लगती है, इससे जो है मुल्क तरक्की करता है। ठीक है। उसको लाया गया कि इसको एजुकेशन में भी इस चीज़ को जहन में रखिएगा। एंड द कंटिन्यूड एम्फेसिस ऑन यानी सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है, चलिए लाइट भी आ गई माशाल्लाह। चलिए, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब होता है किसी भी एक मज़हब को प्रमोट नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान के प्रियम्बल में है, कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदुस्तान एक क्या है, सेकुलर मुल्क है, यानी यहाँ किसी भी मज़हब को प्रमोट। हालांकि अब आजकल की हुकूमत आप देख रहे हैं इसमें स्पेशल कम्युनिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि आप भी महसूस कर रहे होंगे, अभी हाल के इलेक्शन में आपने देखा। तो सेकुलरिज्म हालांकि प्रियम्बल में है, ठीक है, और इनको साइंस सिखाया जाए क्योंकि साइंस की ज़रूरत थी। साइंस सीखेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, हिंदुस्तान का क्या होगा, हिंदुस्तान की नशोनुमा होगी। आगे है रिवाइज प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की बात ही चल रही है, यानी बिफोर कंसिडरिंग द सजेशंस ऑफ, ठीक है, यानी रामामूर्ति कमेटी, द गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन अदर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यानी जनार्दन रेड्डी। ये जो रिवाइज प्रोग्राम ऑफ एक्शन बना था, इसके चेयरमैन कौन थे? ये जनार्दन रेड्डी। ये क्या थे? साउथ ही के थे। आपको पता है तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जो अक्सर लोगों के नाम के आखिर में रेड्डी, रेड्डी यहाँ की एक कम्युनिटी है, ठीक है, रेड्डी लगा रहता है। तो जनार्दन रेड्डी यहीं के थे, उनको क्या बनाया था, चेयरमैनशिप बनाया था, यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। पूछा जा सकता है क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो पूछा जा सकता है कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के चेयरपर्सन कौन थे, यानी चेयरमैन कौन थे? जनार्दन रेड्डी थे। चलिए, अब इन्होंने जो कुछ सिफारिश की थी, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मैंने बताया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की थी, यानी एनहेंस इट्स कवरेज एरिया अप टू अपर प्राइमरी लेवल तक, यानी एम एट अ मिनिमम 50% फीमेल टीचर्स। अच्छा, इन्होंने एक बात ये भी की थी कि स्कूल में जो टीचर हैं, आपको पता है हिंदुस्तान की आधी आबादी भाई एक आधा मेल आधा फीमेल, लेकिन इनका रेशियो आप देखेंगे किसी भी सेक्टर में बराबर नहीं है। टीचर में आपको फीमेल टीचर कम मिलेंगे, फीमेल डॉक्टर, हालांकि टीचर डॉक्टर तो कुछ मिलती है और आगे फील्ड में आपको ना के बराबर है। तो क्या हुआ, टीचिंग फील्ड में 50% कम से कम फीमेल होनी चाहिए इन द फ्यूचर, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में 50% कौन होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। इस किसने कहा था, यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में ये बात कही गई थी। आगे क्या था, इनफॉर्मल एजुकेशन। आपको पता है एक फॉर्मल एजुकेशन, एक है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जो ओम से टोम चलता है, यानी कब्र से लेकर, यानी क्या नाम है, पैदाइश से लेकर के, यानी गहवारे से लेकर कब्र तक, ओम से टोम तक। इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द एजुकेशनली डिप्राइव्ड एंड वर्किंग बॉयज़ एंड गर्ल। इनफॉर्मल एजुकेशन यानी जैसे डिस्टेंस एजुकेशन है ना, इस तरह से इनको किताबें दे दी जाती हैं, वो जा कर के एग्ज़ाम देते हैं। आपके सिलेबस में है एजुकेशन की किस्म, उसको मैं पढ़ाऊँगा कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है।
तो इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं गवर्नमेंट, आप देखेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे, कि ताकि लोग कुछ ना कुछ सीख सकें। ठीक है, जैसे लाइब्रेरी खुल जाए, लाइब्रेरी में जा करके जो आप इल्म हासिल करेंगे, क्या है इनफॉर्मल एजुकेशन, एक होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, एक होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल होता है आप लाइब्रेरी कहीं चलते चलते आप सीख सकते हैं। और कंप्यूटर एजुकेशन भी इन स्कूलों में कम से कम स्टूडेंट कंप्यूटर भी सीखे। आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए कंप्यूटर एजुकेशन की बात की गई थी। तो हमने 1992 तक जितना था सारा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद कोई पॉलिसी नहीं आई। पॉलिसी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी, अभी इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है, कहीं कहीं इस साल से इम्प्लीमेंट हुई है, उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो आपको मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फीडबैक दे करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ये वाला आपको हिस्टोरिकल एजुकेशन तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखेंगे कंटेम्प्रेरी, यानी मौजूदा दौर में एजुकेशन की क्या हालात रही, उसके बारे में हम बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें दी गई हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, NCF 2005, ये सब चीज़ें इसके अगले क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। तो जाते जाते नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप लगे रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए, ताकि आपको अच्छी वीडियो इस चैनल के ज़रिए मिलती रहे। ठीक है, तो बस आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।